नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी रिफ्लेक्शन भारत के लिए आज मैं बेगूसराय ज़िले के मंझौल गांव में हूं, जहां हम आपको अतिथियों से रूबरू कराएंगे। हमारे बीच मौजूद हैं, सामने इधर महेश भारती जी हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं। पहले इनका लंबा समय तक पत्रकारिता का अनुभव रहा है और लेखक भी रहे हैं, दर्जनाधिक किताबों के ये लेखक हैं। और आसपास के स्थानीय और कहा जाए कि बिहार की राजनीति पर इनकी गंभीर पकड़ है। और इसके ठीक बगल में हमारे पास बैठे हुए हैं आदरणीय हमारे अभिभावक रामजीवन बाबू, जो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, पहले कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। और इसके ठीक हमारे साइड बगल में बैठे हुए हैं कन्हैया जी, जो कन्हैया कुमार एबीवीपी के नेता हैं और काफ़ी प्रखर वक्ता भी हैं। बिहार विश्वविद्यालय आयोग के जो छात्र संघ हैं उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो हम इन लोगों से जानेंगे कि जो चुनाव हुआ है, बेगूसराय लोकसभा का चुनाव जो 13 मई को संपन्न हो गया, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह और दूसरी तरफ महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सीपीआई के कैंडिडेट अवधेश राय के बीच आमने सामने का टक्कर था। यूं तो कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, लेकिन इन दोनों के बीच बहुत ही कांटे का टक्कर रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक शुचिता का मामला होता है या फिर उसकी जो अवधारणाएं होती हैं उस पर क्या विचार है, इन दिव्यों का जो हमारे बीच आज के अतिथि, बारी बारी से इनसे राय लेंगे और रुझान भी जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में सांसदी का ताज किसे मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले हम कन्हैया जी से मिलते हैं। जी नमस्कार। अभी वर्तमान जो हमारे यहाँ बेगूसराय ज़िले में जो 13 मई को चुनाव हुआ है संपन्न, उसमें कहीं ना कहीं एक विकास के मुद्दे पर वोट पड़ा है। और जो 2 कैंडिडेट थे, खास करके एक बछवाड़ा के सम्मानित पूर्व विधायक अवधेश राय जी थे और यहाँ के सिटिंग सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी थे। दोनों में अपनी अपनी मुद्दे को लेकर काफी क्षेत्रों में जनता का विश्वास, युवाओं का विश्वास, महिलाओं का विश्वास जीतने का काम किया है। मगर मुझे जहां तक उम्मीद है, अभी वर्तमान भारत के बहुसंख्यक नागरिक जी जो शिक्षित हैं, युवा महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं देश के नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और उनके एक सेवक के रूप में यहाँ गिरिराज सिंह पिछले 5 वर्षों से कोरोना काल से लेकर और वर्तमान तक उन्होंने काम किया है। और आप जहाँ तक देखें तो बेगूसराय में काफ़ी विकास हुआ है। कुछ अहम चीज़ें जो है, आप बेगूसराय जाते समय आप देखते होंगे 5 वर्ष पूर्व, तो रास्ते का काफ़ी जटिल समस्याएं थे, काफ़ी एक्सीडेंट और काफ़ी समय लगते थे एक दूसरे जगह जाने में। तो आप देखेंगे 4 लाइन बनने से, 6 लाइन की योजना होने से काफ़ी बदलाव दिखा है। अब हम बेगूसराय में जाम की जो मेन रोड पे जो सड़क है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे प्रदेशों से गाड़ी आती थी, दूसरे जगह जाना होता था, कई उसमें मुश्किल कामों से जुड़ा हुआ चीज़ें होते थे, तो वो सारा चीज़ अब समाप्त हो गया है। और वर्तमान में हमको लगता है गिरिराज सिंह का जो 2 मुद्दा था, मुझे ज़्यादा पसंद आया, जिसको लोगों ने भी पसंद किया। एक दिनकर यूनिवर्सिटी जो मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार हम लोग आवाज़ उठाए हैं, वह मांगों को उन्होंने प्रमुख रूप से अपने मैनिफेस्टो में रखा। और सबसे बड़ा समस्या जिस क्षेत्र में अभी हम लोग बैठे हैं, यहाँ कांवड़ की समस्या बहुत बड़ा जटिल है। आप देखेंगे कांवड़ की समस्या होने से हर चीज़ों पे असर पड़ा है। एक सांसद हो, एक विधायक हो, कितने कर सकते हैं? जब तक किसान समृद्ध अपने खेतों से नहीं होगा फसल उगाकर, फिर सरकार उनको पूरा नहीं कर सकता है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ काबर की समस्या है, जल निकासी, फिर जो सरकार के द्वारा अभी खरीद बिक्री पर रोक लगा हुआ है, उसका कुछ अस्थिरता जो है, बिल्कुल स्थिर जो सरकार है, उनको कुछ न कुछ बदलाव जल्द करें इस कानून में। और जो काबर की समस्या आम जीवन से यहाँ करीब सैकड़ों गांव है, बेटी की शादी हो, श्राद्ध हो, या कुछ बहुमूल्य चीजें हों जो काफी मुश्किल कामों के वक्त जो आयात निर्यात जो हमारा जमीन होता है वो होना जरूरी है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं हमें मेरे पर तो अभी रोक लगी हुई है ना। यही मैं बता रहा हूँ ना, सरकार जो रोक लगाई है ना, उस रोक के लगाने के बाद सरकार क्या कर रही है उसके पीछे, ये मंशा सरकार का क्लियर नहीं है। जो हम आम आवाम जो हैं गुमराह हो रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, उनको क्लियर डिसीजन लेना चाहिए इसमें क्या करने जा रहे हैं। अब रोक लगा दी, अब रोक लगने से सिर्फ यहाँ निदान तो नहीं हो गया ना, उसमें कुछ अच्छी चीजें वो लाना चाह रहे हैं तो वो भी आमजन को बतावे। या गिरिराज सिंह जो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके मैनिफेस्टो में तो इस तरह की कोई चीजें तो थी नहीं। देखिए, उन्होंने मुद्दा भी तो नहीं बनाया। नहीं, इस बार की मुद्दा में मैंने कई मंचों से उनको देखा बोलते हुए, जो काबर की समस्या उनका प्रथम मुद्दा है बेगूसराय जिले के अंदर। दिनकर यूनिवर्सिटी भी उनका उत्कृष्ट मुद्दा है, उसको अच्छे स्थानों पे आवाज बुलंद करके दिनकर यूनिवर्सिटी को यहाँ खोलने का उन्होंने जो काम किया, वो भी मुद्दा बहुत जटिल। क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में कौन आगे? देखिए, स्वाभाविक है, आप देखिएगा देश ही नहीं राष्ट्र स्तर पे नरेंद्र मोदी का एक परचम है, उसको हम लोग झुटकला नहीं पाएंगे। यानी 400 पार का नारा जो है, नहीं, अब 400 पार हो कि 500 पार हो या क्या हो, वो उस पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विजन है, वो लोग बोलते हैं और हम लोग भी सुनते हैं, और उनका अच्छा काम है तो 400 के 425 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी सकते हैं, 1-2 सीट कम ही क्योंकि उनको विश्वास है, वो काम करते हैं तो उनको विश्वास है, इसलिए उनके विश्वास के साथ जनता जुड़ा हुआ है। तो हमें भी कोई शक नहीं है 400 पार होने में। तो अब गिरिराज सिंह जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो जीत रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अंदाजा ऐसे तो 4 तारीख को ये रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या लगता है, मतलब यहाँ बेगूसराय के लिए कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम है जो सांसद को करना चाहिए पहले? देखिए, 2-3 काम बहुमूल्य है। एक तो दिनकर यूनिवर्सिटी की मैंने चर्चा कर ही दिया, दूसरा काबर की समस्या, 2 वनमंडल इस काबर की समस्या के मतलब बिल्कुल घिरा हुआ है जी। एक बखरी और एक मंझौल वनमंडल। उसके बाद एक अतिक्रमण की समस्या है पूरे जिले के प्रमुख स्थानों पर। ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन मौत की सवाल हो जाती है। कहीं मान लीजिए कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट हो गया, उनको पहुंचने में काफी कठिनाइयां होते हैं। तो जो सरकार का गाइडलाइन के अनुसार सड़क बना हुआ है, उस सड़क मार्ग से हमारे ही जैसे आम पब्लिक सड़क के किनारे आके वो कुछ दुकान खोल देते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई हो, ये बहुत बड़ा समस्या है। उसके बाद स्वास्थ्य का जो स्तर है, आप देखिए बगल में चेरिया बरियारपुर पीएससी है, रेफरल अस्पताल है, इसकी जो संरचनाएं हैं, जो लोगों का एक अस्पताल से जीवन और मरण का एक सवाल होता है, वो कहीं ना कहीं काफी कमी देखने को मिल रहा है। उसकी व्यवस्थाओं में सुधार होनी चाहिए। मुझे इस चीज का काफी ध्यान है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज से जुड़ा हुआ जो प्रमुख मुद्दा है सिंचाई का, अब देखिए सब जगह हम देख रहे हैं। आज भी मैं कहीं आ रहा था, एक मतलब अपने खेत पथार की ओर से घूमते हुए, तो पोल गिरा रहा है, बिजली के लिए पोल गिरा रहा है। खेत में अगर पोल गिरता है तो किसान को एक जरूर आह जैसी सोच होती है उसके अंदर, जो कहीं ना कहीं अब कुछ नया होने वाला है। जो सिंचाई की जो समस्या है उसमें कुछ ना कुछ बेहतर व्यवस्था होने वाला है, मगर उस व्यवस्था को धरातल पे बेहतर तरीके से लागू करवाने के लिए यहाँ के स्थानीय जो आने वाले समय में जो सांसद होंगे उनको विशेष रूप से किसान के लिए एकदम बिल्कुल 100% सोचना चाहिए। शिक्षा के लिए 100% उनको सोचना चाहिए। आप मान लीजिए शिक्षा के लिए 4-5 कॉलेजें हैं। अब मान लीजिए आरसीएस कॉलेज हमारे मंझौल में है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा कपूरी स्टेडियम का शिलान्यास हुआ था जी, मगर मंझौल में, मगर आज तक वो कपूरी स्टेडियम कहाँ है? यहाँ के 2 वनमंडल में एकमात्र डिग्री कॉलेज आरसीएस कॉलेज, बखरी और मंझौल वनमंडल में। लाखों युवाओं का एक ही
पढ़ाई उच्च शिक्षा का केंद्र आरसीएस कॉलेज मंझौल है। और वो कपूरी स्टेडियम आज तक कहाँ है उसका शिलापट तो हम लोग देखते हैं, मगर कपूरी स्टेडियम का कोई अता पता नहीं है। स्टेडियम हाँ, गायब है। हाँ, मुख्यमंत्री जैसे एक बिहार का मुखिया होने के नाते उन्होंने जिस शिलान्यास किया है, उनके ही यहाँ अभी वर्तमान विधायक हैं जी, उनको भी इस पे विचार करना चाहिए, राजवंशी जी को। जो ये कपूरी स्टेडियम सिर्फ कागज पे क्यों है, इसको धरातल पे लाना चाहिए, जिससे युवाओं का थोड़ा सा आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और उसके बाद अब देखिए आरसीएस कॉलेज का चार दीवारी नहीं है। महिला कॉलेज एक हमारे यहाँ मंझौल में, अब कन्या मध्य विद्यालय मतलब छोटी बच्ची के लिए भी एक सेपरेट स्कूल है। उसके बाद बालिका +2 दीनानाथ परमेश्वरी उच्च विद्यालय, वह भी +2 बन गया है, सेपरेट है। उसके ठीक पीछे आप चले जाइए, महिला कॉलेज हुआ करता था, जिससे कई हजारों हजार यहाँ के छात्र डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, अभी सर्विस भी कर चुके हैं उस डिग्री। मगर वह कॉलेज मृतप्राय की स्थिति में, भले वो वित्त रहित कॉलेज था, मगर सरकार और उनके जो सेवक हैं सरकार के अंदर, यहाँ सांसद हों, विधायक हों, जो भी हों, उनको ध्यान देना चाहिए। अगर लड़कियों के लिए अगर सेपरेट अगर एक कैंपस है तो उसको और बेहतर करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे समझ। तो ये सब यहाँ के की समस्याएं हैं जिस पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सांसद इस ओर ध्यान देंगे। और अब मैं अपने अभिभावक बेगूसराय के और पूर्व सांसद रह चुके हैं, राजनीतिक अनुभव के मसले में इनका कोई सानी नहीं है, एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति का। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि 2019 का चुनाव और जिस समय ये चुनाव लड़ रहे थे, उस दोनों में क्या फर्क है? देखिए, मैं 1962 से चुनाव लड़ा। ऐसे तो 1960 में ही यहाँ पंचायत का मैं प्रधान बन गया था। अच्छा, पहले सबसे पहले आप यहाँ मुखिया बने? 2 टर्म में मुखिया रहा, 4 वर्ष का टर्म होता था। ये किस साल आप मुखिया रहे थे? 60 में। अच्छा, 28 वर्ष की उम्र में मैं मुखिया हो गया था जी। 60 में। तो पहले दफा तो जो मुखिया सिटिंग मुखिया थी, बहुत ईमानदार आदमी, बहुत कर्मठ जी। मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा थी, मैं भी कर्मठ था। मैं मात्र 23 वोट से जीत गया। अच्छा। लेकिन 4 बरस जब मैं मुखिया रहा तो फिर उनको था कि 23 वोट से लड़ा ही है, बल्कि मेरे साथ जो सरपंच लड़ने वाले थे, पहला दफा हार गए थे, वही मुझको जबरदस्ती लड़ाया था। मैं लड़ना नहीं चाहता था। अच्छा। वो मेरे साथ भाग के चले गए उधर। अरे 23 वोट से जीते हैं, 4 बरस रहे, 4 बरस में 10-20-50 आदमी के खिलाफ नहीं हुआ होगा, भाग के उधर चले गए। अच्छा। मैंने ये क्या कि उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया, ठीक है जाइए आप। लेकिन मैं जब चुनाव लड़ा तो 650 वोट से मैं जीत गया। अच्छा। 4 बूथ थे उसमें, पंचायत में 4 बूथ होते थे, चारों बूथ पर मैं लीड कर गया, है ना। जितने थे फॉरवर्ड बैकवर्ड हिंदू सब ने मुझको वोट दिया ये करने के लिए। तो देखिए, एक बार जगजीवन बाबू से मेरी बातचीत हो रही थी। मैं था, विनायक यादव जी थे और गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, पटना सर्किट हाउस में। जगजीवन बाबू बड़ा अच्छा कहा था, रामजीवन जी, इस देश की जनता शिक्षित नहीं है, समझदार बहुत है। अशिक्षित आदमी भी, गांव का एक सपाट बेचारा मूर्ख जिसको कहते हैं, वह भी व्यक्ति की अच्छाई बुराई को समझता है। घर पर बैठा हुआ खैनी खा रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, वो भी कहता है हे नेता बढ़िया छो, ये खराब छो, ये व्यक्ति अच्छा छो, बढ़िया खराब छो, है ना, सब समझता है। तो इसीलिए अब जो है, पहले राजनीति का काम था जागृति पैदा करना। पृथ्वीराज की पराजय के बाद 600 वर्षों तक यह देश गुलाम रहा। गोरी, गजनी, खिलजी, तुगलक, लोदी, मुगल, अंग्रेज बारी बारी से आते गए, शासन करते रहे अलग अलग ढंग से। कभी शिवाजी, कभी महाराणा प्रताप, कभी बहादुर शाह जफर, अंत तक लड़ते रहे, लेकिन देश आज़ाद नहीं हुआ, चूंकि कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। गांधी जी ने यही काम किया, गांव स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक राजनीति का एक ढीला ढाला संगठन खड़ा कर दिया, बिना युद्ध का देश आजाद हो गया। तो राजनीति का काम था जागृति पैदा करना। एक
और राजनीति में जो लोग काम करते थे, आज राजनीति जागृति की जगह पर विकृति पैदा कर रही है। जी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। और भी नहीं हुआ तो चुनाव के वक्त में ये देवो वो देवो ये देवो ये देवो, जनता को करप्ट कर रहे हो। जी लोभ दे करके ला, गलत बात है, नहीं करना चाहिए, है ना। आज देखिए, मैंने देखा 52 का चुनाव, 57 का चुनाव, 62 से मैं खुद कैंडिडेट ही होने लग गया कि पहले जो पार्टियां आती, पहले 3 पार्टी थी 52 में, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र को लेके आती थी, हमारी पार्टी का ये घोषणा, हम ये करेंगे ये करेंगे। 52, 57, 62 3 चुनावों तक, 62 में आकर के जनसंघ का भी बाद में, 62 के चुनाव जनसंघ भी, उसमें बीजेपी ने जनसंघ वो भी वजूद में आ गया था। जैसे हम सोशलिस्ट लोग कहते थे 20 बीघा एक गाय, अपना राज अपनी राय। कांग्रेस वाले कहते थे कांग्रेस की है बड़ी कमाई, देश में आज़ादी लाई। बीजेपी वाले ने उसमें कहा 62 में कि हर हाथ को काम, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यानी हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। तो सभी पार्टियां घोषणा पत्र में लेकर आती थी कदम और बांटती। आज मान लीजिए कि राजनीति में ये गिरावट की कोई पार्टी अभी इस पर, अब जातीय जनगणना होता है, जातीय के आधार पर कैंडिडेट का चुनाव होता है। मैं एक अनुभव बताता हूँ। 85 में मैं राज्य पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, प्रत्येक पार्टी अपना अपना कैंडिडेट तय करने लगी। हमारी पार्टी की भी पटना में पार्टी ऑफिस में बैठक थी। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, कर्पूरी जी प्रतिपक्ष के नेता थे, बगल में बैठे थे, और कमेटी के मेंबर्स। वहाँ चंपारण के पहला बूथ से, जहाँ था चंपारण जिला में, वहाँ से हुआ, वहाँ किस कैंडिडेट को, तो जो कमेटी के मेंबर, सर है यहाँ पर है, इस जात को दीजिए, इस जात की संख्या, इस जात को दीजिए। दूसरे कंस्टिट्यूएंसी फिर है, सर यहाँ पर इस जात को दीजिए, इस जात की संख्या। तीसरे में भी जब कहा यहाँ पर इस जात के, कर्पूरी जी रिएक्ट करके कहा क्या आप कर रहे हो, हर बात में जात जात जात। काश मैं 52 से चुनाव लड़ रहा हूँ, आज चुनाव लड़ने वाली मेरी हैसियत होती, कोई पार्टी मुझको टिकट नहीं दी, चूंकि मेरी जात की संख्या नहीं है। रामजीवन भाई के गांव में, जिला में, उसमें बेगूसराय में था, मुंगेर जिला ही था, एक नौवागढ़ ही है मुंगेर के बगल में, नौ है नौवागढ़, कर्पूरी जी हर जात का गांव मिलेगा। ये भूमिहार का गांव, ये राजपूत का गांव, ये समझिए यादव का गांव, वो कुशवाहा गांव, नौवा का कोई गांव। रामजीवन भाई के जिला में वो नौवागढ़ है भी, लेकिन वहाँ नौवे नहीं है ना। तो ये कि जात, उन्होंने कहा कि हर बात में जाए, काश मैं 52 से चुनाव लड़ रहा, आज मेरी चुनाव लड़ने की हैसियत कोई पार्टी मुझको टिकट नहीं देती, क्योंकि मेरी जात की संख्या नहीं। तो पार्टी का काम है जागृति पैदा करना। आज जागृति की जगह पार्टी विकृति पैदा कर रही है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, और फिर ये दे वो कर, ये करना परचेज कर रही है। ऐसी स्थिति में जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, जनता को असल काम है तो जनता को ही, देखिए हुआ क्या कि जनता भी, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, कोई आत्मश्लाघा के अपनी पसंद नहीं, कि जनता जब अच्छे लोगों की जगह पर, यानी मैं सूरज भान जी से हार गया जो रहे, मेरे क्षेत्र का एक यादव जिसको मैं भैंस की पीठ पर लाया था, मुखिया बनाया था, बड़ा पॉपुलर, हमेशा हमेशा साथ रहता था मेरे भाई, और वो मुझको साथ नहीं देकर उनको सूरज भान जी को साथ दिया। किसी ने उससे पूछा, ओ फलना आदमी, तो सब दिन रामजीवन बाबू साथ रहो, तू केना रामजीवन बाबू को वोट नहीं दे, लोकरा सुना। कहलखिन हे हो रामजीवन और जतिन शरीफ छथिन, जतिन की केकरो खकैस के नहीं कहे, आ ओकरा कहलिए ना, वो दरोगो के डीएसपी के हाकिम हुकाम के भी, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव भी डांट के कहते, डरे से हमरा काम दे देत, है ना, एसडीओ के डांट के कहते, तो आई शरीफ आदमी। ये तो कहने का ये मतलब हो गया कि पहले लोग सोचते उससे भी बेसी शरीफ को चुनेंगे वोट देगा, उससे बेसी सिद्धांत वाले को चुनेंगे तो बेसी अच्छा होगा। अब हो गया उससे बेसी अपराधी को चुनेंगे तो जनता हमको बेसी, वैसे बेसी अपराधी को चुनेंगे तो ये जनता के हाथ में। कैंडिडेट मान लीजिए, मैं कोई
90 का चुनाव में लड़ रहा था विधानसभा का अपने क्षेत्र में। नहीं, ये 99 का। तो मैं जाता था, लोग उसमें 8 कैंडिडेट थे। मैं चुनाव राज्य में भाषण दे अंत में मैं कहता देखिए 8 कैंडिडेट हैं, सभी उम्मीदवार अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, जात का नहीं मिलेगा कि दही बेचने वाला कहता है कि मेरा दही अच्छा है, दूसरे का दही खट्टा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। आपका काम है चुनना। हाट पर जाते हैं, बर्तन 2 रुपये 4 रुपये का बर्तन ठूक ठाक के बजा लेते हैं। आप जिस उम्मीदवार को चुनेंगे उसको देख नहीं लेंगे। आप पहले मेरे विषय में पता लगा लीजिए, मेरे गांव मेरे इलाका में जा कर के अगर आपको अच्छा लगे कि रामजीवन सिंह अच्छा है तो मुझको वोट दीजिए, नहीं तो मुझको वोट मत दीजिए। चौधरी चरण सिंह से मैंने सीखा था। चौधरी चरण सिंह कहते थे नेता होगा सच्चा तो शासन होगा अच्छा। अच्छे लोगों को वोट दो, खराब लोगों को वोट मत दो। तो ये कहा कि अब राजनीतिक दल वाले सिद्धांत पर, नीति पर, कार्यक्रम पर, चरित्र पर, व्यक्ति पर वोट नहीं देते हैं। इन्हीं सब चीजों पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, ये नाम पर, वो नाम पर, ये विकृति पैदा करते। इसलिए राजनीति का काम जो जागृति पैदा करना था, अब राजनीति विकृति पैदा करने लग गई है, जिसके चलते देश में ये हालत है। तो क्या लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है क्या? देखिए, लोकतंत्र की जड़ इतना इस देश में मजबूत है, इतना इस देश में मजबूत है कि एक बार वो क्या नाम था, चाणक्य के पास मेगास्त्र जाया, बैठा, शाम का वक्त था, 6:30-7 में। चाणक्य कम्बल पर बैठकर कुछ रजिस्टर में लिख रहा था। एक दीपक था अति पर रखा हुआ, दीपक जो जिसमें तेल जला अति अंडी का तेल जला के दीपक वहीं पर रखा हुआ था, दीपक जला के। तो आया वो मेगास्त्र बैठा और ये तो 5 मिनट अपना काम कर लिए, रजिस्टर बंद किया, वो दीपक को बुता करके दूसरा दीपक जलाया। उसने की कहा कि वो दीपक को बुता जिसको जलाया, कहा अभी मैं स्टेट का काम कर रहा था इसलिए वो स्टेट का दीपक था, आप हमारे घर पर आए, हमारे गेस्ट हैं इसलिए मैंने अपना दीपक जलाया। अच्छा, ये है चरित्र, ये है चरित्र। दिनकर जी ने कहा है कि देखो कि आज स्थिति ये हो गई है कि अरे तू तो दिन दहाड़े जुल्म ढाता है, रेलवे का स्लीपर उठे कहाँ जाता है, वो जवाब देता है अजब आदमी हो, गजब तेरा हाल है, इसमें तेरा क्या लगा, यह तो सरकारी माल है। बिल्कुल, हाँ, है ना। दूसरा आगे लिखते हैं वो, ए देख हट जा सड़क, हट जा सड़क से हट जा सड़क से न लग जाए कहीं मोटर के झटके, नाचना है तो ना सड़क से हट के। वो कहता है तू ही सड़क से हट के क्यों नहीं चला जाता है ना। समझे, कार पर बैठ के अपनी सेखी भगाड़ता है, भूल जा अपना सेखी और मर जा, जानते नहीं वह भी देश है आजाद। आजादी का मतलब उच्छृंखलता नहीं है, स्वराज, अपना राज। तो जिस तरह से हम अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, यह राज हमारा है, यह देश हमारा है, यह व्यवस्था, उसकी भी रक्षा हमको उसी ढंग से करना चाहिए। यानी ये आम जनता की ही पूरी जवाबदेही बनती है। दल वाले अब इन चीजों को नहीं सिखा करके जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ये सब कर रहे हैं, जिसके चलते लोग, हालांकि लोग तो चूंकि भारत के नस्ल में सब दिन से कहा वो 5 जना मिल कीजिए काज हानि लाम में हुए अनलाज। दशरथ को राजा अभिषेक करना है, वशिष्ठ कहते हैं अब राम ये लायक हो गया दशरथ को कि अब राम राजा लायक हो गया, अब इसको राजा अध्यक्ष दी जाना चाहिए। दशरथ क्या कहते हैं, जही 5 मन लागे है निका, 5 आदमी को जो अच्छा लगे वो कीजिए। अपने ने कहा हाँ मेरा बेटा को राजा बना दिए, जही 5 मन लागे है निका, 5 आदमी को जो अच्छा लगे सो कीजिए। ये लोकतंत्र है। तो इसकी रक्षा की जवाबदेही दोनों को ही की है, राजनीति के लोगों की भी और जनता की भी है। तो मैं अब अगले गेस्ट की ओर, जी, ऐसे लोगों को वोट दें
जिसमें देखें कि ये चरित्रवान है, ये सिद्धांत वाला है, ये करने के लिए जात धर्म भाषा गोत्र इसके नाम पर वोट नहीं दें, या चुनाव के वक्त में जो लाभ देना चाहे उसके नाम पर वो आपके ईमान को खरीद रहा है, उसको वोट मत दें। तो अब मैं अगले गेस्ट की ओर आपको मुखातिब होता हूं कि हमारे बीच हैं महेश भारती, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनका लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में और एक बड़े साहित्यकार के रूप में भी हैं। दर्जनाधिक किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि वर्तमान जो चुनाव, जो लोकसभा चुनाव बेगूसराय का हुआ है 2024 का, उसको ये किस रूप में देखते हैं। देखिए, ये जो चुनाव 2024 का हुआ पिछले 13 मई को बेगूसराय में, वह इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच की सीधी लड़ाई बेगूसराय क्षेत्र में हुई है और दोनों तरफ से जो राष्ट्रीय मुद्दे थे वो उछाले ही गए और स्थानीय तौर पर विकास के मुद्दे पर भी बहस हुई और दोनों गठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ जो माहौल बनाना था जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, उसको बड़ी शिद्दत के साथ बनाया और यहाँ लड़ाई एक कठिन संघर्ष के दौर की हो गई। शुरुआती दौर में गिरिराज सिंह या नरेंद्र मोदी का जो असर है, उनके जो लाभार्थी वोटर हैं, उनके जो विकास के काम हैं, राम मंदिर के मुद्दे हैं, इस तरह की चीज़ों को उछाल के बाद लगता था कि बेगूसराय में उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों और नेताओं और उम्मीदवार के आने के बाद जो बिहार का माहौल या बेगूसराय का माहौल बना, वह उनके विकास के दौर को इन्होंने नकारा और कई ऐसे मुद्दे उठाए जो इनके कार्यकाल में नहीं हुए, जैसे सांभो पुल का मुद्दा, जैसे दिनकर विश्वविद्यालय का मुद्दा, जैसे कांवड़ टाल का मुद्दा, पेट्रोकेमिकल्स का मुद्दा, हवाई अड्डा का मुद्दा। इस तरह के मुद्दे विपक्षी गठबंधन के द्वारा उठाए गए, जबकि बेगूसराय में गिरिराज सिंह के समय में या एनडीए गठबंधन के जो पिछले 5-7 वर्षों में काफ़ी अच्छा काम हुआ, जैसे वर्षों से बंद हिंदुस्तान फर्टिलाइजर के कारखाना को चालू करा देना, एनटीपीसी का बहुत बड़ा विस्तारीकरण, रिफाइनरी बरौनी का बहुत बड़ा विस्तारीकरण, डेयरी का विस्तारीकरण, प्राइवेट कंपनी पेप्सी का कारखाना खुलना और एनएच में काफ़ी सुधार और ख़ासतौर पर सिमरिया में रेलवे पुल और सड़क पुल, 6 लेन के पुल का निर्माण। ये लगता है जैसे आप बेगूसराय शहर से सिमरिया पटना की तरफ चलें तो एक विकास का बहुत बड़ा काम बेगूसराय में हुआ। लेकिन विपक्षी गठबंधन ने इन विकास के कामों को नकारने में गिरिराज सिंह को पीछे छोड़ दिया और उनके जो गुमराह करने की स्थिति थी उस पर वो सफल एक तरह से रहे और इसमें गिरिराज सिंह को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी बात, जो यहाँ एनडीए के जो उम्मीदवार थे उनके अपने ही दल के अंदर, खासतौर पर भाजपा के अंदर एक बड़ी वो कार्यकर्ताओं का जो एक उनका घेरा था और उस घेरे में कुछ लोगों की जो दादागिरी चलती थी, इससे बहुत सारे कार्यकर्ता दूर हट गए और उन्होंने बहुत मन से काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। यह भी एक गिरिराज सिंह के लिए नुकसानदेह प्रवृत्ति बनी, यह नुकसानदेह स्थिति को पैदा किया। लेकिन उसके बाद भी बेगूसराय में जो वोटर्स हैं उसमें लाभार्थी वोटर, राम मंदिर का मुद्दा और नरेंद्र मोदी की छवि, इन तीनों छवियों को लेकर के उनके मतदाताओं में कोई खास कमी नहीं आई है। तो एक कड़ा संघर्ष है, लेकिन पलड़ा आप गिरिराज सिंह के पक्ष में दे सकते हैं थोड़ा सा, कि हो सकता है कि इनकी जीत हो जाए। लेकिन संघर्ष कड़ा है और ऐसी स्थिति बनी है कि ईडी गठबंधन का, खासतौर पर सीपीआई अपने पुनर्जीवन का फायदा उठाना चाह रही है। चूंकि पिछले चुनाव में यहाँ राजद और सीपीआई अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और गिरिराज सिंह बड़ी आसानी से 4.5 लाख वोट से जीत गए थे। इस बार चूंकि सीपीआई और राजद एक फ्रंट में थे, ईडी गठबंधन थे, कांग्रेस भी उनके साथ थी, वीआईपी पार्टी भी साथ थी, तो इस तरह से उनका एक बड़ा वोट बैंक बना।
इसलिए जीत का अंतर या जो दोनों के वोटर्स का अंतर है वो बहुत कम मार्जिन की स्थिति बनेगी। लेकिन कमोबेश जो सिचुएशन चुनाव बाद नजर आ रहा है वह है कि गिरिराज सिंह को जो उग्र हिंदुत्व का जो उनका चेहरा है उस चेहरा का भी फायदा मिला है, और जगह जगह जहां अल्पसंख्यक वोटर थे वहां गोलबंद हुए इनके खिलाफ में, तो जो अदर वोटर थे वो इनके पक्ष में गोलबंद हुए। तो इस तरह का फायदा और नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, और भिन्न भिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भिन्न भिन्न स्थिति है। और कुल मिलाकर के अब तो 4 तारीख का रिजल्ट परिणाम आने वाला है, और इस परिणाम के बाद सही सिचुएशन जो सही स्थिति है वो आएगा सामने। लेकिन चुनाव इस बार बेगूसराय का काफी दिलचस्प रहा। भाजपा के अंदर खाने का संघर्ष, ईडी गठबंधन के साथ एनडीए का संघर्ष, और विकास के मुद्दे खासतौर पर सांभो पुल, हवाई अड्डा, पेट्रोकेमिकल्स कारखाना का नहीं खुलना, दिनकर विश्वविद्यालय का नहीं खुलना, कांवड़ ताल की समस्या का समाधान नहीं होना, तो इस तरह के जो मुद्दे थे वो उछाले गए। और इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच, और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया गया, युवाओं के रोजगार के सवाल भी उठाए गए, इस तरह के मुद्दे विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए। तो गिरिराज सिंह को इन मुद्दों पर अगले बार जब सांसद बनते हैं या जो आते हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि इन मुद्दों के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो भी आएंगे 4 तारीख को यह तो साफ क्लियर हो जाएगा कि किनके सिर पर सांसद का ताज होगा और उनके सामने बेगूसराय के लिए क्या क्या चुनौती होगी। तो अभी हम लोग अपने अतिथियों से सुन रहे थे, और अब मैं फिर अगले एपिसोड में अलग अलग लोगों से आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।